24 नवंबर 1971 दोपहर करीब 2 बजे पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी टिकट काउंटर तक पहुंचता है। उसने काला सूट पहन रखा है, सफ़ेद शर्ट, काली टाई और हाथ में एक ब्रीफकेस भी है। पहली नज़र में वो बिल्कुल किसी आम बिजनेसमैन जैसा लगता है। वो कैश में सिएटल जाने के लिए डैन कूपर नाम से एक वन वे टिकट खरीदता है। उस वक्त वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि अगले कुछ घंटों में ये आदमी FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बनने वाला है। टिकट लेने के बाद वो आदमी बिल्कुल एक आम पैसेंजर की तरह फ्लाइट में चढ़ता है और सबसे पीछे वाली सीट 18C पर जाकर बैठ जाता है। इस फ्लाइट में टोटल 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे। टेक ऑफ के कुछ देर बाद वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, आराम से सिगरेट जलाता है और एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को अपने पास बुलाता है। वो उसे चुपचाप एक छोटा सा कागज उसके हाथ में थमा देता है। फ्लोरेंस को लगा कि शायद किसी पैसेंजर ने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की होगी, इसलिए उन्होंने वो पर्ची बिना पढ़े अपने पर्स में रख ली। तभी उस आदमी ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मिस, बेहतर होगा आप ये नोट अभी पढ़ लें। फ्लोरेंस ने जैसे ही पर्ची खोली उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है, आप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाइए। फ्लोरेंस बिना कुछ कहे उसके पास जाकर बैठ गई। यकीन दिलाने के लिए कूपर ने धीरे से अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर लाल रंग के सिलेंडर, कई तार और एक बड़ी सी बैटरी जैसी चीज दिखाई दे रही थी। वो बॉम्ब असली था या नकली आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उस पल फ्लोरेंस के लिए इतना समझ लेना काफ़ी था कि सामने बैठा वाला आदमी मजाक नहीं कर रहा। ब्रीफकेस बंद करते ही कूपर ने फ्लोरेंस से कहा कि अब वो ध्यान से उसकी बात सुने और जैसा वो कहे बिल्कुल वैसा ही करे। उसने फ्लोरेंस को अपनी मांग बताई और कहा कि ये मैसेज तुरंत पायलट तक पहुंचा दिया जाए। उसकी मांग बिल्कुल साफ थी, उसे $2 लाख कैश, 4 पैराशूट और जैसे ही प्लेन सिएटल में लैंड करे एक फ्यूल टैंक पहले से वहां मौजूद होना चाहिए था। साथ ही उसने साफ चेतावनी दी, अगर मेरी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई या किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं पूरे प्लेन को उड़ा दूंगा। फ्लोरेंस बिना कुछ बोले कॉकपिट में गई और कूपर का संदेश पायलट तक पहुंचा दिया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी और कुछ ही मिनटों में ये खबर एयरलाइंस के अधिकारियों तक और FBI तक भी पहुंच गई। अब मामला सिर्फ $2 लाख का नहीं था। प्लेन में बैठे 36 पैसेंजर, 6 क्रू मेंबर्स यानी टोटल 42 लोगों की जान दांव पर लगी थी। एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब तक जैसे ही ये खबर पहुंची, उन्होंने बिना देर किए फैसला ले लिया। उनका साफ कहना था, हाईजैकर जो मांग रहे हैं उन्हें दे दो, क्योंकि उस वक्त उनके लिए प्लेन में बैठे लोगों की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। चूँकि $2 लाख का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगने वाला था, जबकि ये फ़्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को निर्देश दिया कि वो प्लेन को कुछ देर सिएटल के ऊपर चक्कर लगवाता रहे। उधर प्लेन के अंदर किसी भी पैसेंजर को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि फ्लाइट में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, जिसके कारण लैंडिंग में देरी हो रही है। देखते ही देखते आधे घंटे का ये सफ़र लगभग 3 घंटे का हो चुका था। आखिरकार शाम 5:39 पर फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करती है, लेकिन उसे मेन टर्मिनल के पास नहीं बल्कि एयरपोर्ट के एक सुनसान हिस्से में ले जाकर खड़ा किया जाता है, जहां कूपर की शर्त के मुताबिक एक फ्यूल टैंक पहले से तैयार खड़ा था। कुछ ही देर में FBI के एजेंट $2 लाख कैश और 4 पैराशूट लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। हर नोट का सीरियल नंबर पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था, ताकि अगर कभी भी ये पैसे इस्तेमाल हो तो उन्हें पहचाना जा सके। जैसे ही कूपर को पैसे और पैराशूट मिले, उसने सभी 36 पैसेंजर और एयर होस्टेस फ्लोरेंस शाफनर को जाने दिया। अब प्लेन में सिर्फ 4 लोग बचे थे, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एयर होस्टेस टीना मार्कलो। इसके बाद प्लेन में फ्यूल भरा गया। उसने दोबारा उड़ान भरी और कूपर ने पायलट को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ने को कहा, लेकिन साथ ही कुछ खास निर्देश भी दिए। उसने कहा कि प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहे,
स्पीड जितनी कम हो उतनी रखी जाए। पायलट ने समझाया कि इन शर्तों के साथ प्लेन फ्यूल भरे बगैर मैक्सिको तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए बीच में नेवाडा के रेनो शहर में रुककर ईंधन भरवाना पड़ेगा। कूपर इस बात पर राजी हो गया। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। टीना मकलो बीच बीच में कूपर से पूछती रही कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन हर बार उसका जवाब एक ही होता, नहीं, मुझे बस अकेला छोड़ दो। करीब रात 8 बजे कूपर ने टीना से कहा कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर दें। अब पूरे प्लेन में कॉकपिट के बाहर सिर्फ एक ही आदमी था, DB कूपर। कुछ मिनट बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठी। इसका मतलब था कि प्लेन की पीछे वाली सीढ़ियां खुल चुकी थी। फिर ठीक रात 8:13 पर उन्हें अचानक महसूस हुआ कि प्लेन का पिछला हिस्सा हल्का सा ऊपर की तरफ उछला है। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से कोई भारी वजन एकदम से हटा दिया हो। यही वो पल था जब कूपर ने एक पैराशूट पहना, $2 लाख का बैग अपने शरीर पर बांधा और घनघोर अंधेरे, तेज बारिश और तूफान के बीच चलते हुए प्लेन से छलांग लगा दी। जब प्लेन नेवाडा के रेनो शहर में लैंड हुआ तो पुलिस और FBI ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुए तो कूपर वहां नहीं था। हालांकि जांच के दौरान कुछ चीजें जरूर मिली, उसकी काली टाई, एक टाई क्लिप और कुछ सिगरेट के टुकड़े। इसके अलावा प्लेन से कई फिंगरप्रिंट भी मिले, लेकिन उनकी भी पहचान नहीं हो सकी। अब मामला पूरी तरह FBI के हाथ में था। उन्होंने इस जांच को नाम दिया नॉरजैक, यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या कूपर उस छलांग के बाद जिंदा भी बच पाया होगा? आखिर उसने रात के अंधेरे में तेज बारिश और तूफान के बीच करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। उस रात मौसम बेहद खराब था, तेज बारिश हो रही थी, तूफानी हवाएं चल रही थी और नीचे कई किलोमीटर तक फैले घने जंगल भी थे। ऐसे हालात में ज़्यादातर जांचकर्ताओं को लगा कि शायद कूपर उस रात जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन अगले ही साल कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। 1972 में कुछ और लोगों ने लगभग इसी तरीके से प्लेन हाईजैक किए और पैराशूट लेकर उड़ते प्लेन से छलांग लगा दी। हैरानी की बात यह है कि वो सभी जिंदा बच गए, हालांकि बाद में सभी पकड़े भी गए। यहीं से FBI को लगा कि शायद हो सकता है कि कूपर भी उस रात जिंदा बच निकला हो। इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया। FBI ने उस पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी जहां उन्हें शक था कि कूपर ने छलांग लगाई होगी। वॉशिंगटन स्टेट के जंगलों में बड़े पैमानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। उधर FBI ने फिरौती में दिए गए $2 लाख के हर नोट का सीरियल नंबर अमेरिका के बैंकों और दूसरी एजेंसियों को भेज दिए, ताकि अगर कभी भी उन पैसों का इस्तेमाल हो तो तुरंत पता चल सके। साल बीतते गए, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। फिर लगभग 9 साल बाद इस रहस्य ने अचानक एक नया मोड़ लिया। 10 फरवरी 1980 को 8 साल का ब्रायन इंग्राम अपने परिवार के साथ कोलंबिया नदी के किनारे रेत में खेल रहा था। तभी उसकी नज़र रबड़ बैंड से बंधे हुए $20 के कुछ पुराने नोट पर पड़ी। जब FBI ने उन नोटों का सीरियल नंबर चेक किया तो सब हैरान रह गए। ये वही नोट थे जो 1971 में कूपर को फिरौती के तौर पर दिए गए थे। कुल $5,800 बरामद हुए। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पैसे उस जगह से करीब 20 मील दूर मिले जहां FBI को लगता था कि कूपर ने छलांग लगाई होगी, लेकिन बाकी $1,94,200 आज तक कभी नहीं मिले। अब FBI के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर कूपर उस छलांग के बाद मर गया था तो उसके बाकी पैसे कहाँ गए, और अगर वो जिंदा बच गया तो फिर उसने उन पैसों का इस्तेमाल कभी क्यों नहीं किया। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए FBI ने प्लेन में मिली कूपर की हर चीज़ की दोबारा जांच शुरू की। सबसे अहम सबूत थी उसकी काली टाई। सालों बाद जब आधुनिक तकनीक से उसकी जांच की गई तो उस पर टाइटेनियम और कुछ दुर्लभ धातुओं के बेहद छोटे छोटे कण मिले। इससे जांचकर्ताओं को शक हुआ कि कूपर शायद ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां इस तरह की धातुओं का इस्तेमाल होता हो। कुछ एक्सपर्ट ने तो यहां तक अंदाजा लगाया कि हो सकता है उसका संबंध बोइंग जैसी एयरक्राफ्ट कंपनी से रहा हो।
करीब 45 साल तक जांच करने के बाद आखिरकार 8 जुलाई 2016 को एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर इस केस की जांच बंद कर दी। लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि डीबी कूपर उस रात जंगलों में मारा गया या फिर करोड़ों लोगों की आंखों के सामने दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम करके हमेशा के लिए गायब हो गया। शायद यही वजह है कि 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी डीबी कूपर का नाम दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। उम्मीद करता हूँ रैंडम शटर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।